सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब थोड़ा सा मुतहरिक होकर इलेक्शन के लिए अपनी तैयारियां शुरू की और एक जो इब्तदाई फहरिस्त है इस वक्त वो सामने आई है हल्का बंदियों की, और उसके बाद अभी एक लंबा शेड्यूल भी सामने आ चुका है, चूँकि आज यानी 28 सितंबर से 27 अक्टूबर तक अब इन हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ को जमा किया जाएगा, देखा जाएगा, और फिर उन पर जो फैसला लेने का टाइम है वो 26 नवंबर तक है। यानी अभी 2 माह सिर्फ इसी काम में इलेक्शन कमीशन सर्व करेगा और फिर जाकर 30 नवंबर को ये मामला मुकम्मल होगा। तो जैसे जैसे इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं वैसे वैसे हम ये देख रहे हैं कि सियासी जमातों के लिए और ख़ासतौर पर सियासी जमातों की क़यादत के लिए हालात कुछ मुश्किल ज़रूर हो रहे हैं। मियां नवाज़ शरीफ की वापसी से मुताल्लिक जो बातें पहले हो रही थी उनके इस्तकबाल को लेकर अब उसमें भी एक तकसीम नज़र आ रही है, और अब ये देखना होगा कि मियां साहब को अदालत से रुजू तो करना है, लेकिन क्या उनको पाकिस्तान पहुँचते ही गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर उन्हें खुद अदालत में पेश होने का मौका दिया जाएगा कि वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल ले लें और फिर उसके बाद जो भी उन्हें अपने सियासी मामलात आगे बढ़ाने हैं, जिस तरह से अपनी जमात की कैंपेन करनी है वो करें। और फिर साथ साथ एक खबर ये भी आज बड़ी अहम आई कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अब एहतसाब की अदालत नंबर 3 ने नोटिस जारी कर दिए हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस और इसके साथ साथ तोशा खाना रेफरेंस में भी अब इनको तलब कर लिया गया है 24 अक्टूबर को, और अब ये देखना है कि क्या एहतसाब की ये कार्रवाई जहाँ पर इससे पहले ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू होती है या फिर कोई नए सिरे से अब इस सिलसिले में तहकीकात की जाएंगी। और जब ये तहकीकात शुरू होंगी तो कितना प्रेशर ये सियासी जमातें और इनके कायदीन महसूस करेंगे, चूंकि एन इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन होना है, और अगर इन केसेस के कोई फैसले आ जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। और इस पूरी सूरत हाल में कुछ नई सियासी जमातों की भी बात हो रही है। एक नई सियासी जमात क्या बनने जा, बड़े सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इन सियासी जमातों से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये सारे मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम के। ज़रा आगाज़ करते हैं, मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। सेनेटर सैर कामरान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर गौस नियाजी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि माहिर कानून याया फरीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सैर कामरान साहब, सबसे पहले ज़रा ये जो इलेक्शन कमीशन ने आज एक फहरिस्त जारी की है, फहरिस्त तो एक कल जारी हो गई थी, लेकिन आज से ये अब इस पर रिव्यूज़ और सजेशंस और इस पर एतराज़ात जमा होंगे, तो ये 1 महीने तक ये मुद्दत है इसकी, और फिर उसके बाद 1 महीने तक उन पर फैसले होते रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये 2 महीने का काम ये बड़ा ताख़ीर से हो रहा है? ये तो 15-15 दिन में भी होता तो ये महीने में निमट जाता और इलेक्शन की डेट 1 महीना पीछे आ सकती थी। देखिए, बिल्कुल मैं तो कहती हूँ इलेक्शन कमीशन नाज और अदाए दिखाना बंद करे ना। ये यानी अपनी एक जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि बर वक्त शफाफ इंतखाबात कराने हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन जो है वो जो काम पहले ये था कि सियासी जमातों से मीटिंग करनी थी, जो 3 दिन में हो सकती थी वो पता नहीं हफ्तों पे खिंची। फिर उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो हल्का बंदियां करनी थी, अब उन पर एतराज़ात करने हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन तो मुझे बहुत ही रिलैक्स मोड में नजर आ रहा है, और ऐसा इलेक्शन कमीशन जो कहता है, जो हफ्ते महीने ये अनाउंस करता है, तारीख नहीं देता। ठीक है, पाकिस्तान में आज जिस किस्म के मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं, वो इस बात की उनको चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। सर साहब, आपकी आवाज अच्छा, आवाज आ रही है मेरी से? जी, अब आ रही है, अपनी कंटिन्यू कीजिएगा बात। देखिए, पाकिस्तान को आज जिस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी इस्तेकाम के लिए एक ही रास्ता है कि बर वक्त शफाफ इलेक्शन हो जाए। और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करे, अपने जो है वर्किंग आवर्स को बढ़ाए और बर वक्त इलेक्शन करे। यानी मैं तो तबसरे सुन के हैरान होती हूँ कि भाई इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी तारीखें दे दी, फिर इलेक्शन कमीशन को वक्त चाहिए है, फिर इलेक्शन कमीशन जो है किसी महीने का ऐलान करेगा, फिर उस महीने के किसी हफ्ते का ऐलान करेगा, फिर लोग कहते हैं जी मौसमों के असरात आ जाएंगे। देखिए, बात ये इलेक्शन कमीशन वक्त पर इलेक्शन करा दे तो ये तमाम तब जो मसाइल हैं हम उनसे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आज इस किस्म की अनसर्टेनिटी के अंदर ना तो मुल्क आगे बढ़ सकता है। हालांकि अब हम देखते हैं कि जो है वो डॉलर जो है उसकी कदर कम हो रही है, रुपए की कदर बढ़ रही है, जो है छापे मारे जा रहे हैं सब, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, आम आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। मेरा बिजली का बिल कम नहीं हो रहा, मेरे फ्यूल चार्जेस कम नहीं हो रहे,
हमारे ग्रोसरी आइटम जो है सस्ते नहीं हो रहे। तो देखें, आवाम की जिंदगी बहुत तल्ख है, रोजाना एक महंगाई का नया बम गिर जाता है, रोजाना बिजली की कीमत बढ़ जाती है, आपके पास जो है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। देखिए, तमाम चीजें जो है वो लिंक करती हैं मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जो है जामिन है। तो और उसका वाहिद रास्ता यह है कि बर वक्त जो है वो इंतखाबात हो जाए। मेरा तो इलेक्शन कमीशन से और मेरी जमात का मुतालबा यही है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और बर वक्त इलेक्शन कराएं और इलेक्शन की तारीख का इनेकाद करें, ताकि बेयकीनी की जो सूरत हाल है वो खत्म हो और आवाम भी देखें कि जी उन्होंने किसको मुंतखब करना है। और वो जो सियासी जमातें, हम तो देखें बिल्कुल पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जो बिल्कुल तैयारी में है। हमने बर वक्त एप्लीकेशन मांगी, हमारी कमेटी बन गई, पार्लिमानी बोर्ड बन गया और हम जो है इस पर बिल्कुल संजीदगी से इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और रिक्वेस्ट करते हैं बार बार इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो थोड़ी सी जो है वो महवे ख्वाब से जागे, महवे गफलत से जागे और इलेक्शन के ऊपर जो है वो भरपूर सर साहब, आप लोग तो फुल इलेक्शन मोड में भी आ चुके हैं। एक तरह से आप लोगों की कैंपेन भी लग रहा है कि शुरू हो चुकी है, चूंकि जिस तरह नून लीग पर आप लोग तनकीद कर रहे हैं, जिस तरह पीडीएम के जो भी फैसले थे इकोनॉमिक महाज पर, इकोनॉमिक टर्म्स पर, तो उन पर भी आप लोग बड़े भरपूर तरीके से इस वक्त, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आप लोग मुतालबा कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब इलेक्शन मोड में आप लोग आ चुके हैं मुकम्मल तौर पर। देखिए अरबाब जंगी साहब, हम इलेक्शन मोड में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे हैं। पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त फोकस है वो अवाम के मसाइल हैं, अवाम को रिलीफ पहुंचाना है। हम जो इलेक्शन मोड में हैं, हम अपनी उस कारकर्दगी की बुनियाद पे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने सैलाब और बारिशों के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया, जिसकी जो हम उस कारकर्दगी की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत ही कम वक्त के अंदर पाकिस्तान के वजीर खारजा, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान को रिकनेक्ट किया आलमी दुनिया से और अहम तरीन इश्यूज के ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की, बल्कि देखिए पाकिस्तान फेटेड की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला। एससीओ के ऊपर जो है इजलास में उन्होंने शिरकत की और उसके तमाम तर धमकियों के बावजूद उन्होंने जो कश्मीर के ऊपर एक बेहतरीन मौक़िफ़ दिया, इस्लामोफोबिया पे दिया। और आप ये देखें, गुजरात के कातिल, कश्मीर के कातिल को एक बोल्ड तरीके से बेनकाब किया और जो पाकिस्तान एक बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार था उसको दोबारा दुनिया से रिकनेक्ट किया। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज के इशू के ऊपर जिस तरीके से आप ये देखें कि जो है यूनाइटेड नेशंस के जो है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तशरीफ लाए, दुनिया की तवज्जो इधर हुई, फिर जो अवाम थे उनको बहाली की तरफ लेके गए, उनको जिंदगी की नई जो है नवीद सुनाई, उनको न सिर्फ जिनकी डैमेज घर थे उनको घर बना के दिए, घरों की मिल्कियत दी। आज जो है वो निगरान वजीर जो आला भी कह रहे थे कि सिंध के अंदर सेहत और तालीम का बेहतरीन जो है वो निज़ाम है, तो एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड की, जो सिर्फ सिंध के अवाम को नहीं पूरे पाकिस्तान के अवाम को हासिल है। फिर इसी तरीके से आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक बसेस मुतारिफ कराई, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराया, थर कोल से बिजली जो है नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो पीपल्स पार्टी ने तो मुतबादिल एनर्जी के जो थे जराए उनके ऊपर काम किया, चाहे वो विंड एनर्जी थी, चाहे वो सोलर एनर्जी थी, इसी तरीके से जो है वो चाहे वो आप न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, तो सिंध के अंदर तो हर सतह पे काम हो रहा है। एग्रीकल्चर के ऊपर चाहे आप बात करें, तो हम तो अपनी कारकर्दगी की वजह से और अवाम के साथ अपने रिश्ते की वजह से और उनकी तकलीफ और मसाइल को समझते हुए हम इलेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हम भी समझते हैं कि अवाम के मसाइल का हल है। बहुत सारी जो पीपल्स पार्टी की आपके नज़दीक अचीवमेंट्स हैं वो गिनवाई, लेकिन अब इसके बावजूद भी इस वक्त जो एक एहतसाब का सिलसिला शुरू हो रहा है, इस सवाल मैं आपकी तरफ लेकर वापस आता हूँ। गौस न्याजी साहब, ये जो इस वक्त हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी हुई है, अब ये नशस्तें तो कौमी असम्बली की कम हो गई, 272 से 266 हो गई, सिर्फ कहीं कोई एक नशस्त कराची में जैसे एक बढ़ गई, KP में 6 कम हो गई। तो ये इस तरह की मामूली सी ये तब्दीलियाँ थी, उसके लिए ये इतने महीनों का काम क्यों किया जा रहा है? ये अभी 3 महीने इसकी वजह से इलेक्शन डिले होने जा रहे हैं, और क्या ये सारी शिकायत, ये एतराज़ात क्या दिनों की मुद्दत में नहीं किए जा सकते थे, जिनके लिए महीनों महीनों की मुद्दत दी जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप देखें कि मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो अपने वादे पूरे निभा रहा है, उससे कहा हम 27 सितंबर को लिस्ट आवेदा कर देंगे हल्का बंदियों की, उन्होंने हद बर्दारी कर दी है। अब देखें ना, इसमें ये कोई आसान नहीं है, ज़ाहिर इस पे जो कंटेस्टेंट इलेक्शन उम्मीदवार हैं उनके इतराज़ात होंगे, और हल्का कोई 2, 4, 6 नहीं है, पूरे पाकिस्तान का अगर मिलाओ तो ये कोई 1100 जाके हल्के बनते हैं, और हर 1100 में इतजाद है, तो 1100 के करने के लिए टाइम चाहिए उसके, और ये मुद्दत जो है ये पहले से तय शुदे, आज इलेक्शन कमीशन तय नहीं की, उससे खुद ये पहले से मतलब हमेशा इलेक्शन कमीशन, ये तो इलेक्शन कमीशन को
मेरे ख्याल में उसे फेवर दिया है कि ये जो जिसने उन्हें फाइनल 14 दिसंबर को अवेदा करनी थी वो उसने 30 नवंबर को कर दिया है, तो उसने तो फेवर दिया है। उसमें हमने शफाफियत को बरकरार रखना है, जल्दी में ज़्यादा नुकसान होगा। और जहाँ तक बात है कि जी हल्का बंदी क्यों जरूरी, थोड़ी बहुत तब्दीली, बात यह है कि जी ये इस मरदमशुमारी पे हो रहा है, इस पर तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियों ने इत्तेफाक किया है। 17 की जो मरदमशुमारी थी उस पर लोगों का इत्तेफाक नहीं था, सिंध खास तौर पर सिंध के लोगों का, तो वो कहता है हमें सही नहीं गिना गया। इस पे तो सारे राजी हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन हफ्ता 10 से ज्यादा भी ले लेता है ताकि उसको शफाफियत के लिए, तो कोई मसला नहीं है। 90 दिन में तो इलेक्शन वैसे भी नहीं हुए। और इन जब कह रहा है ये जल्दी होने या देर से होने से शफाफियत का क्या ताल्लुक है? इलेक्शन 3 महीने में हो तब भी शफाफ होने चाहिए, 6 महीने में हो तब भी शफाफ होने चाहिए। इसमें शफाफियत का सवाल आप क्यों उठा रहे हैं? क्या ताखीर से होंगे, 6-8 महीने और मिल जाएंगे तो मजीद शफाफ हो जाएंगे क्या? जी शफाफियत में इसलिए कह रहा हूँ कि ये ज़ाहिर है एक हल्का हद बर्दारी की है। अब मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट कहेगा कि ये पीटीआई को फेवर कर रहा है, पीटीआई वाला कह रहा है उसको फेवर कर रहा है। ज़ाहिर इसकी बाकायदा फिर समात होती है, दोनों के व्यूज लिए जाते हैं, फिर दोनों ज़ाहिर आबादी ज़ाहिर जो आबादी का तनासब तकसीम किया जाता है कि कोई हल्का बड़ा ना हो जाए, कोई छोटा ना हो जाए। तो ये बड़ा कम्प्लेक्स काम है। हम समझे कि ये जो ऐसा मार्किंग करके हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इस पे एक एक वार्ड पे और एक एक यूनियन काउंसिल में लड़ाइयाँ होती हैं कि जिन्हें ये इसमें मेरे वोटर ज्यादा है, कैंडिडेट कह दूसरे कहते हैं मेरे, और इसको डालें इसको डालें। तो मेरे ख्याल में ये उसको आईनी और कानूनी उसकी ये है, उससे तो अपने जो एक मुख्तस जो एक टाइम है उससे तो 15 दिन कम में वो कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी इलेक्शन कमीशन की नीयत पे शक हम नहीं करते, उसको काम करने देना चाहते हैं और इंशाल्लाह रिजल्ट ठीक होंगे। अच्छी बात यह है कि उस मरदमशुमारी पर इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसपे तमाम सियासी पार्टी को इत्तेफाक है, और फिर बाद में किसी को बात करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यार फरीद साहब, ये आमतौर पर हल्का बंदियों का ये अमल इतना ही तवील होता है? माजी के जो जब भी हल्का बंदियाँ हुई हैं या जब भी सेंसस इस तरह से नोटिफाई हुआ है तो तब भी इतना ही वक्त लगा है, और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इसी तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रहे होते हैं? सेनेटर साहब के साथ टोटली एग्री करता हूँ। वो ये है कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू होल्डिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बिकॉज देखिए, आपने अगर डीलिमिटेशन तेजी में कर दी और उसके रिप्रेजेंटेशंस को आपने सुना नहीं और आपने फेयरली जो है रिप्रेजेंटेशंस पे फैसले नहीं किए, तो उस इलेक्शंस के बाद जो है वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, और उससे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजास्टर या जो क्राइसिस आप देख रहे हैं वो उसमें कोई बेहतरी नहीं आएगी। बिकॉज पास्ट में इलेक्शन से पहले इतना उस डिबेट नहीं होती थी जितना इलेक्शंस के बाद डिबेट होती है। और इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है कि आपने आखिरी 3 महीने सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बहस में जाया कर दिए हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे या 100 दिन में होंगे या 120 दिन में होंगे, 150 दिन में होंगे, जबकि डिबेट इस बात पे होनी चाहिए थी कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पिछले 3 सालों से हम सुनते आ रहे थे, जिसके बेसिस के ऊपर इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स भी आई हैं, क्या आपने किसी टीवी के ऊपर या किसी सियासतदान को या किसी कमेंटेटर को इस मौजू के ऊपर बात करते हुए देखा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे? वो जो बाकी अमेंडमेंट्स आई, यहाँ पे तो सिर्फ हमने सेक्शन 57 के अमेंडमेंट की बात की कि इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है डेट अनाउंस करने की, बट 50 और अमेंडमेंट्स भी हुई थी। क्या कभी किसी ने डिस्कस किया कि वो जो 50 अमेंडमेंट्स हुई थी उससे क्या रिगिंग रुक जाएगी? क्या रिटर्निंग ऑफिसर साहब, चूंकि आइन में एक क्लॉज है और वो 90 दिन की क्लॉज है, और आइन पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, तो अगर आइन से बाहर जाएगा इलेक्शन कमीशन तो उससे मुतालिक फिर बात ना की जाए, उससे ज़्यादा अहमियत लॉज को दी जाए, रूल्स को दी जाए, रेगुलेशंस को दी जाए। देखिए, आपने एक चीज़ को अहमियत देनी है, जो मेन चीज़ है, जो सारे स्टेक होल्डर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे अवाम जो है जिस पे कंसेंसस रखती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अब फ्री एंड फेयरनेस के लिए ज़रूरी ये है कि उस डीलिमिटेशन के प्रोसेस के ख़िलाफ़ कोई चैलेंजेस ना आए। अगर वो डीलिमिटेशन का प्रोसेस एक चैलेंज प्रोसेस है तो कल सुपीरियर कोर्ट्स यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह के इलेक्शंस को उड़ा भी सकती हैं। तो इसलिए आप इलेक्शन देखिए, हम पिछले 2 महीने से ये बेयकीनी थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे या इलेक्शन कमीशन करेगा, फिर वो मरला हमने तय किया, फिर बेयकीनी ये आ गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इलेक्शन करवाना भी चाहती है या नहीं करवाना चाहती। फाइनली उन्होंने एक डेट अनाउंस कर दी, फिर आ गया कि इलेक्शन स्केड्यूल कब आएगा, डीलिमिटेशन का प्रोसेस उन्होंने अभी एक मुद्दत बता दी गई है जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तारीख नहीं बताई जी, तारीख नहीं बताई उन्होंने।
देखिए, इलेक्शन एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर भी है, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो है ही है, बट एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर भी है। कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो आज बोलेंगे और कल इलेक्शन हो जाएंगे। एक प्रोसेस है, उन्होंने प्रोसेस को फॉलो करना, और ये जो प्रोसेस है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने ले डाउन किया। आप जो सेकेंडरी लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट की, क्या वो इलेक्शन एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत नहीं बना? क्या वो इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोसेस ले डाउन करने की पावर कहां से आती है? वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। अब सारा मसला ये आया हुआ है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को इतना रिजिडली इंटरप्रेट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंडेट है वही डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब अगर एक सेंसस है वो अनाउंस हुआ है, उसके बेसिस पे डिलिमिटेशन होनी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो आपने उस प्रोसेस को निगेट तो नहीं कर सकते। आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं नहीं हम इस बेसिस के ऊपर इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम 2017 के सेंसस के ऊपर इलेक्शन कराएंगे। देखिए अगेन, किसी को अगर ये लगता है कि 90 दिन के इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो आई थिंक ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। इंपॉर्टेंट ये है कि इस इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आए, और उसके लिए जरूरी ये है कि इलेक्शन चैलेंज ना हो, ये इलेक्शंस रिग्ड ना हो, ये इस इलेक्शन के बाद ये बातें ना उठें कि एम्पायर की उंगली उठ जाएगी या सुप्रीम कोर्ट चैलेंजेस लेके ना बैठ जाए। तो आपने एक टाइम फ्रेम देना है। और जहां तक डिलिमिटेशन और ये सारे प्रोसेस का बात आती है, तो आप इलेक्शन एक्ट को पढ़ लें, आपको मिनिमम 54 to 65 डेज चाहिए। आप किसी भी लॉयर को बिठा दें और उनसे कहें टाइम कैलकुलेट कर लें, तो आपको इसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही मिलता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो वक्त की जरूरत है, और उस पर कोई सियासी जमात एतराज ना करे। तो सैर साहब, अभी तो इलेक्शन तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत महीने उसमें बाकी हैं, और आप लोग का एतराज तो अभी से लेवल प्लेइंग फील्ड का है, और अगर ये एतराज आखिर तक दूर नहीं हुआ तो जाहिर है फिर इलेक्शन के नताइज भी आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। देखिए, यहाँ ये कि बड़े इंटरेस्टिंग से जो है आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमें कम से कम आइन को और आइन की अहमियत को समझना चाहिए। हम अपनी मर्जी से जो है वो आइन की तशरीह करते रहे तो हो सकता है कि हम जो है वो अपने आप को तो सेटिस्फाई करें, लेकिन आइन को जो है वो अंडरमाइन कर देंगे। और डॉक्टर गौस का भी ये है कि उनकी क़यादत आ जाए मुल्क के अंदर तो वो भी वही बात करेंगे जो मैं कह रही हूँ। डेफिनेटली अभी आज उनके लिए मुश्किल हालात हैं। अब आप जो बात करें लेवल प्लेइंग फील्ड की, देखें हम इलेक्शन कमीशन ही की बात करें, मैं जो इलेक्शन कमीशन ने एक खत लिखा कि जी ऐसे लोग जो है निगरान हुकूमत में ना आए जिनकी जो है एफिलिएशंस जो है वो वाज़ेह हों और उनकी वाबस्तगियाँ हों किसी सियासी जमात से। लेकिन देखिए ना, जिनके उन्होंने निशानदेही की वो आ तो गए। फिर इलेक्शन की शफाफियत एक दिन की नहीं होती कि जिस दिन इलेक्शन का दिन है। इलेक्शन की शफाफियत जो है वो मुसलसल देखी जानी चाहिए कि जो भी जो है एक्शन इस दौरान हो रहे हैं। तो मैं तो अभी हैरान परेशान हूँ। आज एक अजीब रिडिकुलस किस्म का हमने गैलप सर्वे भी देखा, और मैं जब से ये सोच रही हूँ कि ये साजिशी किस्म का सर्वे किया किसने। यानी आप ये देखें, पाकिस्तान का वो कौमी इदारा अफवाज पाकिस्तान जिसकी इज्जत पूरा पाकिस्तान करता है, उनका कंपटीशन क्या, उनका कंपैरिजन किसी सियासी जमात से या सियासी शख्सियात से होगा? और ऐसा गैलप सर्वे जिसके अंदर जो है वो पीटीआई के बाद टीएलपी को दिखा रहे हैं कि मकबूल तरीन जमात, और मुल्क के जो है एक जो है वो बड़ी जमात के जो है वो यंग डायनामिक लीडर को उसमें शामिल ही नहीं कर रहे। तो ये इतनी रिडिकुलस किस्म की, मैं समझ नहीं आती कि ये क्या एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश हो रही है। सही। ये अब ज़ाहिर है सैर साहब, ये जितने भी सर्वेज होते हैं वो जिन भी फोरम्स के हों वो हमेशा डिबेटेबल रहते हैं, और इस पर हम गुफ्तगू का सिलसिला अपना थोड़ा सा आगे भी बढ़ाते हैं। अब जो इस वक्त एहतसाब का एक नया अमल शुरू हुआ है, उससे किसकी मुश्किलात कम हो रही हैं, किसकी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक से पहले एक सर्वे का हवाला दिया है सैर कामरान साहब ने। तो उस सर्वे के जो चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो उसके आदाद व शुमार हैं, ज़रा वो मैं मुख्तसरन आपसे शेयर कर लूँ, फिर हम अपने मेहमानों की तरफ ज़रा जाते हैं। ये गैलप की जानिब से जो ये सर्वे करवाया गया, इसमें अवाम ने 88% पाकिस्तान की आर्मी को उन पर इत्मीनान का इजहार किया है, और मीडिया और अदालतों पर 56% तक भरोसा जाहिर किया गया, जबकि सियासतदानों पर इसमें 39%, ये बतौर मजमूई तमाम सियासतदानों की बात हो रही है, 39% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। और फिर हम अगर अलहदा ज़रा सियासतदानों की बात कर लें तो इसमें चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत 60% है, फिर साद रिजवी और परवेज़ इलाही का इसमें नाम है, उनकी 38% है। अब इसमें फिर शाह महमूद कुरैशी को भी शामिल किया गया, उनकी 37%, फिर नवाज शरीफ 36%, शहबाज शरीफ 35%, मरीम नवाज को 30%
35% लोगों ने, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर लोगों को 28% इसमें लोगों ने वोट दिए और पसंदीदगी का इजहार किया। अब इसमें हैरानकुन तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम शामिल नहीं है। तो अब ये वाकई इस पर सवालात उठ सकते हैं कि एक जमात के कई ऐसे लोग जो कि सेकंड ईयर लीडरशिप में आते हैं उनके नाम भी शामिल किए गए और एक जमात के टॉप लीडर का नाम भी इसमें शामिल नहीं है। तो सैर साहब इस पर ब्रीफली आप अपना कमेंट मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर ज़रा इसी सर्वे के नताइज को लेकर गौस नियाज़ी साहब की तरफ भी मैं जाता हूँ। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये एक इंतहाई जो है, मुझे तो ये एक फरमाइशी या साजिशी किस्म का सर्वे लगता है, जिसके अंदर उसका रिसर्च मेथड क्या था, क्या सैम्पलिंग का तरीकेकार था, वो कुछ नहीं दिया गया। और फिर मुझे बताएं कि एक गैर मुतनाज़ा इदारा अफवाज पाकिस्तान का, देखिए जिसकी तकरीम, जिसकी जो कुर्बानियों को हम सब मानते हैं, उनका मुआवजा किससे कर रहे हैं? सियासी जमातों से। देखिए, किसी इदारे ने जाके इलेक्शन नहीं लड़ना। हाँ, आप सियासतदानों की बात करते हैं तो फिर आप तमाम जो सियासी लीडर हैं आप उनकी बात करें। ये तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की गई है, जिसको मैं दोबारा कहूंगी ये प्री पोल रिगिंग, ये एक डिफेक्टेड नैरेटिव बिल्डिंग की एक नाकाम कोशिश है, जिसको हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इस रिसर्च की मेथोडोलॉजी का, इसकी सैम्पलिंग के तरीकेकार का कोई जो है उसके अंदर वजाहत नहीं दी गई। और ये एक ऐसा किस्म का डिफेक्टेड किस्म का सर्वे लाया गया है जिसके मुझे नहीं समझ में आया कि मकासद क्या है। ये तो मुझे पता नहीं क्यों इसको देख के बार बार याद आ रहा है वो जियाउल हक का रेफरेंडम के आपको जो है क्या इस्लामी निज़ाम कबूल है, और अगर कबूल है तो जियाउल हक कबूल है। यानी क्या हम किस किस्म का तासुर देना चाह रहे हैं? मैं ये समझती हूँ कि ये इस किस्म के जो चीजें हैं इनसे इज्तनाब करना चाहिए। री इलेक्शन का वक्त है, एक शफाफ तरीके से इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए, और कभी एक कौमी इदारे को इस तरह के सर्वे का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, ना ही उनको, उनके किरदार को या उनकी कुर्बानियों को या उनके वकार को कंट्रोवर्शियल करना चाहिए। ठीक है, मैं समझती हूँ कि इससे नेगेटिव ठीक है, चलें बहुत सही साहब, ठीक है सैर साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आप कह रही हैं कि कौमी इदारों को इसमें नहीं शामिल किया जाना चाहिए। बहुत साहब, ये इस तरह के सर्वेस तो आमतौर पर इलेक्शन के दिनों में और इलेक्शन से पहले आते रहते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ सियासी जमातों की मकबूलियत से मुतालिक बताया जा रहा होता है। अब यहाँ पर इसमें सिर्फ पाक फौज को नहीं शामिल किया गया, बल्कि और भी उसमें मीडिया को भी शामिल किया गया, उसमें अदालती निज़ाम को भी शामिल किया गया, उसमें पुलिस को भी, उसमें फिर इलेक्शन कमीशन को भी, उसमें पार्लियामेंट को भी शामिल किया गया, और सियासतदान भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अब आपको कोई हैरत हुई कि सियासतदानों की जो परसेंटेज है मकबूलियत की या लोगों के लिए इत्मीनान की, वो सबसे कम है, और बाकी हर इदारा इस वक्त सियासतदानों से बेहतर लोगों की नजर में? जी, पहले तो किस इदारा ने की है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। मुख्तलिफ इदारे बने हुए, कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसरान ने बनाया हुआ है, सर्वे ग्रुप बनाया हुआ है, और उसमें बिलावल का नाम नॉन अगरचे बारो पोलिटिकल राइवल है। ये बड़ा एक हैरानकुन है। उसकी आप यहाँ से क्रेडिबिलिटी देख के कि एक ऐसी पार्टी जिसकी कौमी असम्बली में 46 नशस्तें थी और सिंध में 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत थी, उसकी कुछ ना कुछ तो उसको तो नंबर देने चाहिए थे। चलो 30 से कम थे या 20 ही दे देते तो कुछ पता चल सकता। उसको बिल्कुल नाम गायब करना, इसकी वजह मुझे समझ नहीं गई। तो मैं इसलिए आज से, चूंकि एक बड़ी पार्टी है, उसका नाम ही नहीं है, तो मैं उसको इसकी क्रेडिबिलिटी में मुझे तो मशकूक लग रही है। तो गौस साहब, ये इस सर्वे में भी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मियां साहब को यहाँ 36% मकबूलियत में उनकी परसेंटेज है। मियां साहब पीछे, मियां साहब की जी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही से भी कम। नहीं, मियां साहब की ये मेरे ख्याल में ये क्योंकि 16 माह की जो महंगाई रही है, पहले तो मेरी फर्स्ट जो क्रेडिबिलिटी जो है ना, उस पर शक है मुझे कि मतलब एक बड़ी सियासी पार्टी को भी वो शामिल नहीं कर रहा, तो उसकी क्या हैसियत होगी। पर ऐसे कुछ लोग कुछ ऐसे मौके, इलेक्शन के मौके पे ऐसे सर्वे करते हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। तो उसकी उस पर कहना कि जी शाह महमूद कुरैशी एक सीट का वो है, और उसकी पूरे दुनिया नवाज शरीफ से ज्यादा है, क्योंकि 10 साल ज्यादा हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगा रहे जी, या पीपीएस पार्टी का नाम ही शामिल। और ये पीडीएम के 16 माह के दौर में जो महंगाई और जो अवामी मुश्किलात रही हैं, ये शायद इसकी तरफ आप जा रहे थे, ये शायद इसकी वजह हो सकती है मकबूलियत में कमी की। बिल्कुल, ये बिल्कुल इस पे जरूर है। और महंगाई का मिजाज जो है वो नून को समझते हैं, क्योंकि अगरचे 12 पार्टी में इत्तेहाद है, लेकिन सामने हम थे। पब्लिक से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट थे, वजारत दाखिला थी, वजारत खजाना थी, वजारत गैस पेट्रोलियम जो तवानाई थी,
और जो वजारत बिजली थी वो सारे चूंकि डिपार्टमेंट हमारे पास है तो लोग हमें समझते हैं कि इस बात का तो 36% है। मैं तो उसको बहुत अच्छे समझता हूँ और मैं यकीन अगर आप 10-15 दिन बात करेंगे तो ये 36 से बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लोगों की सोच में मैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता हूँ, एक वर्कर हूँ पार्टी का, तो यहाँ तो बड़े लोगों की सोच में तब्दीली आ रही है और ऐसे ऐसे लोग मियां साहब की तारीफ करने लगे हैं जो के बारे में आप सोच नहीं सकते थे आज से महीना पहले या 2 महीने पहले। हम लोगों को समझाते हैं कि जी हमारा दौर आप 2013 से 18 तक देखें, ये तो हमें गिरी हुई मुश्किल दी गई कि इसको संभाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 16 माह में उसको स्ट्रीमलाइन किया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा हमने तवानाई में 5000 मेगावाट वो सिस्टम में ऐड किए। बाकी हमारे ठीक है सर, वो 13 से जो 18 तक वो वाला दौर तो आप लोग बार बार याद दिलाते हैं, लेकिन ये इन 16 महीनों वाली बात ज़्यादा नहीं की जाती। मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ ज़रा। याया फरीद साहब, ये अब थोड़ा सा ज़रा मौजू को हम आगे लेकर जाते हैं। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, कानूनी तौर पर उनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं? एक केस में उन्हें सरेंडर करना है, ज़ाहिर है वो सज़ा पे थे जब वो बाहर गए, तो वापसी पर उनकी मुश्किलात। और अब जो ये 24 अक्टूबर के लिए एक नोटिस जारी किया गया है आसिफ अली जरदारी साहब को और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, तोशाखाना केस दोबारा खुल गया और साथ साथ जाली बैंक अकाउंट्स केस भी दोबारा ओपन हो गया, तो ये इन पर तहकीकात क्या अब नए सिरे से होगी या वहीं जहां ख़त्म हुई थी ये इस्लाहात से पहले वहां से दोबारा इसका आगाज़ होगा? ज़रा इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। देखिए मियाँ नवाज शरीफ के लिए चैलेंजेस अभी बहुत आगे चैलेंजेस आएंगे। 3 केसेस फ्लैगशिप, एवनफील्ड और हिल मेटल, वो केसेस है जिसमें चालान ऑलरेडी फाइल्ड हैं और केसेस जो हैं 2 में कन्विक्शन है, अपील हुई हुई है हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट सुन रही है। तो देखें, लेकिन जो बाकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, चौधरी शुगर मिल का केस है, रायवंड लैंड केस है, तोशाखाना का केस है जिसके अंदर उन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं ये इनके लिए एक चैलेंज तो होंगे। बट मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ या उनके लॉयर्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये सारे चैलेंजेस उनके सामने आएंगे, बिकॉज इन द पास्ट एज वेल वो पाकिस्तान वापस आए, अदालतों में भी वो जाते रहे और अदालतों के साथ उनका जो कंडक्ट था वो भी एक फेवरेबल कंडक्ट था, यानी कि वो अदालतों से बाहर आकर शेम के नारे नहीं मारते थे जो हमने पीटीआई में देखा कि जिस तरीके से नाराबाजी होती रही, जिस तरीके से इंटरनेट के ऊपर जजेस के खिलाफ एक कैंपेन चला दी गई, हमें उस नौयत की कैंपेन्स या उस नौयत की क्रिटिसिज्म नज़र नहीं आई थी। इवन दो पॉलिटिकल विच हंटिंग जो हो रही थी और जिस तरीके से कुछ अदारे उसमें मुलव्विस थे वो भी एक कॉमन नॉलेज थी, बट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कंडक्ट बेहतर था। अब देखिए, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके सुपीरियर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एज वेल, ये बात ले डाउन कर चुकी है कि प्रोटेक्टिव बेल जो है वो एज ऑफ राइट एक्यूज पर्सन को मिलती है अगर वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत बार कह चुके हैं और अभी शहबाज शरीफ का भी बयान आया था कि नवाज शरीफ केसेस के सामने अपीयर होना चाहते हैं और वो केसेस को चलाना चाहते हैं, तो उनकी इंटेंट तो वो ऑलरेडी बता चुके हैं। तो प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर तो बड़ा सिंपल सा एक लॉ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसे केस भी है जिसके अंदर एक्यूज अब्रॉड था, नैब का एक रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेक्टिव बेल राइट की तरह मिलनी चाहिए अगर ही इज विलिंग टू सरेंडर। तो मेरे ख्याल में सबसे पहली चीज जो है वो तो प्रोटेक्टिव बेल होगी जो मियां साहब फाइल करेंगे, उसके बाद इन अदालतों से बेल लेने की कोशिश करेंगे और लगता यूं ही है कि बेल उनको मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था आपका एवनफील्ड का केस, उसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की एक्विटल हुई ऑन ग्राउंड्स के एविडेंस बहुत वीक है, तो उस ग्राउंड्स के वो जो ग्राउंड्स है वो बाकी अदालती केसेस के ऊपर भी उनका इफेक्ट आएगा। तो एक तो ये है, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जिसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही वो पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट अभी प्रोसीजर एक्ट को सुन रही है। अब प्रोसीजर एक्ट को अगर तो सुप्रीम कोर्ट, यार साहब जरा थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। ये मियाँ साहब से मुतालिक तो आपने बड़ी तफसील से वजाहत कर दी, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कितनी मुश्किलात हो सकती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर सैर साहिबा के सामने सवाल रखते हैं कि इस वक्त क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरी सिचुएशन में कोई प्रेशर महसूस कर रही है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। नैब केसेस तमाम सियासतदानों के खिलाफ खुल चुके हैं। तो सैर साहब, अब ये 24 अक्टूबर में गो के अभी अच्छा खासा वक्त है, कोई 25-26 दिन है, लेकिन अब गिलानी साहब को भी और जरदारी साहब को भी पेश होना है। एक बार फिर अदालतों में पेशियों का सिलसिला शुरू हो रहा है और इलेक्शन भी अब करीब आ रहे हैं। तो अब
किस तरह का भाई आप माहौल देख रहे हैं आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी, और ज़ाहिर नून लीग के लोगों को भी, और इवन पीटीआई के लोगों को भी अब ये नैब केसेस फेस करने हैं आगे? बस मुझे जो है ना, ये नैब के ऊपर मैं क्या कहूँ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है जिसको आला अदलिया के रिमार्क भी जो है उसके बारे में कुछ ऐसे ही हैं। और ये मैं कहूँगी कि आसिफ, क्या इससे पहले पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसने नैब के केसेस फेस नहीं किए? क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क छोड़ के गई है? ये मुझे तो इस कुछ सवालों के जवाब चाहिए हैं कि क्या इससे पहले साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार नहीं रखा गया? क्या नैब की हिरासत में नहीं थे वो जब उनको ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं दिया गया? क्या उनको अडियाला जेल में नहीं रखा गया था जब उनको जो है वो इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर की सहूलत भी मुहैया नहीं थी? देखिए, बात यह कि बगैर कन्वेक्शन के आपने आधी जिंदगी साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के ये नैब के चक्रों में गुजार दी। और एक तो इस तासुर को भी दुरुस्त करना पड़ेगा कि नैब वाहिद अकाउंटेबिलिटी का इदारा है। ये नैब तो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, एक हरेसमेंट का इदारा है। नैब की जो है, मैं तो समझती हूँ कि जो इज्जत से कौन महफूज रहा। हमने असातिज़ा को हथकड़ियाँ लगाए हुए देखा, हमने जो है देखा कि जी लोगों ने खुदकुशियां कर ली और उसके बाद में पता चला कि वो तो बेगुनाह थे। मैं ब्रिगेडियर असद मुनीर की बात कर रही हूँ। आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार रखा गया और उसके बाद जो है तो सैर साहब, ये पिछले 15 साल में तीनों बड़ी सियासी जमातों को मौका मिला लेकिन कोई इस्लाहात नहीं लाई गई। जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, नैब का जो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, इसको तब्दील करने के लिए किसी सियासी जमात ने कोई खास काम नहीं किया। इसकी क्या वजह है फिर? देखें अरबाब, पहली बात है कि पीपल्स पार्टी तो शुरू से समझती थी कि ये मुशर्रफ का लाया हुआ कानून, और उससे पहले भी हमने देखा कि साहब के नाम पे जिस्म के इदारे बने, उनके मकासद क्या थे। लेकिन उस वक्त की शायद ये एक सोच ऐसी थी कि शायद ये छुरी पीपल्स पार्टी के ही गले पे चल रही है। लेकिन बाद में अब आप भी देखें कि पार्लियामेंट ने नैब कवानीन के अंदर जो अमेंडमेंट्स अप्रूव की, अभी उनके ऊपर एक दोबारा सवालिया निशान जाते जाते जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस उठा गए हैं। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पे मैं तो ये समझती हूँ कि जिस किस्म का डिफेक्टेड जो है वो एक गैलप सर्वे है, उसी तरीके से अभी ये जो प्रोपेगेट कर रहे हैं, करेक्टेड असोसिएशन हो रहा है, ये मैं समझती हूँ इसका तमाम मकसद जो है ये है कि जो इंतखाबात आम होने वाले उनके ऊपर किसी तरीके से असरअंदाज हो जाए। बात यह है कि ऐसा तासुर क्यों दिया जाता है कि कोई छोड़ के चला गया? क्या पहले अदालतों के सामने पेश नहीं हुए? क्या कोई ऐसी इंटेंशन दिखाई? क्या किसी अदालत पे हमला किया? यानी मतलब मैं समझती हूँ कि न कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलतें मांगी, नहीं, सब कुछ फेस किया। अगर नैब जो है कुछ प्रूफ नहीं कर सका तो ये दोबारा नए सिरे से ये मीडिया पे जो है ना करेक्टेड असोसिएशन की होती है। यानी मैं ये समझती हूँ कि अब ये पॉइंट आपका बिल्कुल तफसील से आ गया सर साहब। प्री पोल रिगिंग, करेक्टेड असोसिएशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की का एक मैं समझती हूँ हरबा है जिसको दोबारा से जो है इनिशिएट किया गया। ये प्री पोल रिगिंग आप इसको कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके की प्री पोल रिगिंग है? जी एक मिनट अरबाब, देखें, एक तरफ आप जो है ये बताना चाहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो डिस्क्रेडिट हुए हुए हैं। आप जो है हमारे एक जो डिफेक्टेड किस्म का सर्वे आ जाता है और उसके बाद फिर अब ये इस किस्म की जो है ये नोटिस आते हैं, फिर इनकी प्रोपेगेशन होती है। इसका मकसद क्या है कि इलेक्शन से पहले किसी सियासी जमात की साख और उनकी लीडरशिप की साख को नुकसान पहुंचाना, जिसके डेफिनेटली असर होंगे। ये तमाम चीजें जो है ना इसके अंदर बदनीयती बिल्कुल शामिल है। ठीक है, तो गौस नज़ीर साहब, आप भी ये समझते हैं कि अब आने वाले इलेक्शन में आप लोगों के लिए भी इस सिलसिले में मुश्किलात बढ़ सकती हैं? अब जाहिर है क्योंकि आपकी भी टॉप लीडरशिप, हर एक को अदालत जाना पड़ेगा और ये नैब केसेस ओपन हो गए उनके भी। जी बिल्कुल, जाहिर है एक सारा इशारा जो है पोलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ है। अभी और भी आपने फरमाया कि जी उसमें जी किसी सियासी पार्टी में प्रोसिक्यूशन में कोई तब्दीली नहीं की, कोई कानून नहीं बनाया। हमने तो कानून बनाया था, फिर उसको अभी साबिक चीफ जस्टिस साहब ने अपने दो दोस्तों की वजह से उसको सेट असाइड कर दिया। तो बेचारे पार्लियामेंटेरियन क्या करें? तो 10-12 पार्टियों ने मिल बैठ के, और बल्कि कुछ उसमें पीटीआई के बंदे थे, सब प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के अमल को शफाफ बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए उन इस्लाहात में पॉइंट शामिल थे। जी बिल्कुल थे, उसमें बिल्कुल थे, इन्वेस्टिगेशन में थे, बहुत सारे थे। और अभी कुछ ये तो अपने नेताओं की तरफ पर किए थे, बाकी बाद में कर रहे थे। लेकिन आपने देखा कि उसको एक तरफ से उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया, तो कितने दुख की बात है। जब तक ये तमाम इदारे अपने आईनी हदूद में काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान की भवन से नहीं निकल सकता। अब जो भी इदारा समझते हैं जाके पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़ता है, तो ये दिवस को खत्म होना चाहिए और पार्लियामेंटेरियन को, सियासतदानों को इज्जत देनी चाहिए।
या हम कह रहे थे कि सियासतदानों में सर्वे में जो मकबूलियत कम आई है, उसकी वजह यही है कि सियासतदानों की हमेशा मीडिया पे किरदार कशी की जाती है, उनके छोटे छोटे मसाइल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हालांकि बाकी इदारों में भी ऐसे है, लेकिन वो कभी मीडिया पे नहीं है। तो मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा और बाकी इदारों से भी कि इदारा हर तक आइन है, अगर किसी को आइन में वो समझता है कि आइन के मुताबिक इख्तियारात कम है, तो उसको पार्लियामेंट में डिबेट करके उसके इख्तियारात बढ़ाए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। तो एक तरीके कार था, बजाय इसके कि आप कोई आया और दूसरे के इदारे पे दूसरे डोमेन में चला जाए। इस मुल्क के नाल की जहाँ हमारे मुल्क के जो हालात खराब है, उसकी बेसिक वजह यही है कि तमाम इदारे अपने रूप में काम नहीं कर रहे। तो जब तक इदारे ठीक है जी। आया फरीद साहब, ये नैब केसेस को आप कैसे देखें? क्या इलेक्शन से पहले कोई इसमें चंद एक ऐसे केसेस हैं जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएं और इन केसेस के फैसलों की वजह से कोई सियासतदान इलेक्शन से आउट हो सकता है? सर देखें, एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो लोग देख नहीं रहे हैं, वो ये है कि जब ये नैब की अमेंडमेंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिस पे नैब की अमेंडमेंट्स जो हैं वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गई थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट सस्पेंडेड था वाइड एंड एंटीसिपेटरी ऑर्डर। और आज की सुप्रीम कोर्ट के सामने, आज के चीफ जस्टिस के सामने ये सवाल आएगा कि वो जो एंटीसिपेटरी ऑर्डर था वो लीगल था या नहीं। अगर तो चीफ साहब उस ऑर्डर को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की नैब वाला केस जो है वो ऑर्डर भी नलिफाई हो जाएगा और नैब की अमेंडमेंट्स इन प्लेस आ जाएंगी। अगर तो ये समझ पाएं, क्योंकि देखे सस्पेंशन जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सस्पेंड किया, साहब इसका मतलब ये इसके लिए किसी को अदालत जाना पड़ेगा? ये जो सिचुएशन आप बयान कर रहे हैं प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट वाली, इसके लिए किसी को जाना पड़ेगा अदालत? देखिए, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के केस को सुन रही है, उसके अंदर ये पहलू जो है वो रेज होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया था थ्रू एन एंटीसिपेटरी ऑर्डर, और उस वक्त जो है नैब अमेंडमेंट केस अभी कोर्ट सुन रही थी। तो अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लास्ट चीफ जस्टिस ने वो जो सस्पेंशन की थी इट वाज वॉइड एब इनिशियो, तो फिर तो नैब के अमेंडमेंट्स वाला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नलिफाई हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट पे भी नजरें होनी चाहिए, बिकॉज लीगली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस एंटीसिपेटरी ऑर्डर के थ्रू सस्पेंड की थी प्रोसीजर एक्ट, उसके खिलाफ भी कुछ स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस बनते हैं, बिकॉज कानून में ऐसी जगह कोई नजर नहीं आती जिससे एक कानून जो अभी एक्शन में एक्ट ही नहीं बना, उसके खिलाफ पहले ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दे। आई थिंक वो चैलेंज एक सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा और उससे नैब के केसेस पे भी इफेक्ट आएगा। और जहां तक नैब की केसेस की आप बात करते हैं, देखिए मैं सेनेटर साहिबा के साथ एग्री करता हूँ, ये केसेस पहले भी थे, ये इस केसेस के रिजल्ट्स आपको भी याद है, शाहिद खकान का केस है, एहसन इकबाल का केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि ये अगर कोई अदालत जाए इस मामले को लेकर, और ये ऑलरेडी केस चल भी रहा है, जरा ऐसा मौका दीजिएगा सर साहब, अगर ब्रीफली आप बता सकें 20-30 सेकंड में कि फिर आप लोग सोच रहे हैं, आपकी लीगल टीम इस वक्त इन पॉइंट्स पर काम कर रही है कि अदालत जाए और चैलेंज करें इस फैसले को? नहीं, देखिए जैसे याहिया ने बताया कि ऑलरेडी जो है चीफ जस्टिस साहब इस केस को देख रहे हैं, और अगर जो है ये जो सस्पेंशन ऑर्डर है ये नल एंड वाइड हो जाते हैं, तो ये जो उसके बाद जो बंदियाल साहब का ऑर्डर है ये भी नल एंड वाइड हो जाएगा। हम इसमें ये बिल्कुल शफाफ तरीके से सबको मालूम है, लेकिन क्योंकि मुझे जवाब देना था इस वक्त, जिस तरीके से कि ये जो नैब के नोटिस हैं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोपेगेंडा के लिए, मेरा फोकस उसके ऊपर था। बाकी हमें पूरा यकीन है कि देखिए आप पार्लियामेंट को अंडरमाइन है, एक कानून साजी पार्लियामेंट ने की है, और पार्लियामेंट की कानून साजी के अमल को आप जो है उसको आप सस्पेंड कर दें, और उसके बाद फिर आप जो है एक कंट्रोवर्शियल बेंच बना के फिर आप जो है वो ऑर्डर्स निकाल दें। तो देखिए वो तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना वकार जो है बहाल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे फैसले दे रहा है। ठीक है, चलें सर साहब, वक्त चूंकि बड़ा थोड़ा है, जरा एक आखिरी रिमार्क जरा मैं गौस न्याजी साहब से भी इस पूरी सिचुएशन पर ले लूँ। गौस साहब, ये अभी ज़ाहिर मामला अदालत में है, लेकिन अगर इन केस ये अभी प्रोलॉन्ग करता है या और उस दौरान पेशियाँ शुरू हो जाती हैं, तो आप लोग अदालत जाने का इरादा रखते हैं इस पर, इसको चैलेंज करने का? बिल्कुल जी, हम तो अदालत जाएंगे, और अदालत ही समझते हैं कि अदालत से भी इंसाफ मिलेगा, और पहले भी इंसाफ मिला है। हमारे खिलाफ कितने केसेस है, डेली मेल के खिलाफ में केस थे लंदन की अदालत में, वहां से हम जीते, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया गौस न्याजी साहब, सहर कामरान साहबा, याया फरीद हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।